हेलो एवरीवन। आई होप आपने मैराथन सेशन जो है वो जरूर देखा होगा और उसके बाद जो 200 के आसपास एमसीक्यूज थे उसको जरूर आपने अटेम्प्ट किया होगा और एनालाइज भी जरूर किया होगा। चलिए, तो यहां पे इस पर्टिकुलर वीडियो में हम अपनी जो हिस्ट्री की सीरीज है उसको कंटिन्यू करने वाले हैं, जो हम एनसीईआरटी कवर करें, ताकि एनसीईआरटी के बाद जब आपकी फाउंडेशन क्रिएट हो जाती है उसके बाद हम स्पेक्ट्रम मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री को करेंगे और इस सब्जेक्ट को कंप्लीट करेंगे। चलिए, तो जो टॉपिक्स हम देखने वाले हैं आज इस लेक्चर के अंदर एक बार जान लेते हैं। तो यहां पे हमारा डिस्कशन होने वाला है टैक्सेशन ड्यूरिंग मुगल्स टाइम के बारे में, क्रॉप सर्वे के बारे में डिस्कशन करेंगे, अकबर नामा क्या है इसके बारे में जानेंगे, मुगल टाइटल्स क्या हुआ करते थे, नूरजहां के ऊपर भी एक क्वेश्चन बनाया है, मकतब खाना क्या होता है ये भी हम डिस्कस करेंगे, कुतुब मीनार के बारे में जानेंगे, देन ट्रेबिएटेड स्टाइल ये क्या स्टाइल होता है इसके बारे में जानेंगे, कंस्ट्रक्शन मटेरियल के बारे में भी एक क्वेश्चन जो है हमने बनाया है, एनसीईआरटी के अंदर ये सारे टॉपिक्स दिए गए थे, और फाइनली चार बाग के बारे में डिस्कशन करेंगे। दिस इज ब्रीफ इंट्रोडक्शन अबाउट मी, यू ऑलरेडी नो अबाउट इट। और क्रैक यूपीएससी 200 डेज की सीरीज के अंदर चलते हैं अपने पहले क्वेश्चन के अंदर। उससे पहले आप जानते हैं कि 6 क्वेश्चन जो है आपको कम से कम करेक्ट करने हैं, नहीं होते हैं तो क्विज के अंदर आप कोशिश करिएगा कि कम से कम 6 क्वेश्चन तो आपके करेक्ट हो, अदरवाइज क्विज को मल्टीपल टाइम्स जरूर अटेम्प्ट करिएगा। आज के पहले क्वेश्चन पे चलते हैं। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, 2 स्टेटमेंट देके पूछा है कि बताएं करेक्ट स्टेटमेंट कौन सी है, कौन सा स्टेटमेंट यहां पे सही है। पहली स्टेटमेंट कहती है द मेन सोर्स ऑफ इनकम अवेलेबल टू मुगल रूलर्स वाज टैक्स ऑन द प्रोड्यूस ऑफ पेजेंट्री। पेजेंट्री जो थी, जो वहां के फार्मर्स थे, उनके द्वारा दिया गया जो टैक्स होता था वो मुख्य एक सोर्स था किस चीज का, इनकम का, मुगल रूलर्स के लिए हो सकता है। पेजेंट्स जो थे दे यूज्ड टू पे टैक्सेस थ्रू द हेडमैन, हेडमैन के थ्रू वो टैक्सेस जो थे वो पूरी मुगल एम्पायर को पे करते थे। सोचिए फिर डिस्कस करते हैं। चलिए, तो यहां पे बात करी जाए, देखिए किसी भी किंगडम को चलाने के लिए पैसे की तो जरूरत पड़ती है। अब पैसा आएगा कहां से, या तो ट्रिब्यूट से आ सकता है या फिर टैक्सेस से आ सकता है। ट्रिब्यूट में क्या आता था, जैसे मान लीजिए एक यहां पे छोटी छोटी किंगडम्स हैं जो मुगल एम्पायर को सबमिट हो चुकी हैं, वो एनुअल बेसिस पे या मंथली बेसिस पे, क्वार्टरली बेसिस पे कुछ कुछ पैसा जो है वो बड़ी किंगडम जिनको वो सबमिट करती है, जिनसे वो डरती है, जो उनकी अथॉरिटी को एक्सेप्ट करती है, वो छोटी छोटी किंगडम से मुगल एम्पायर को पैसा देती थी। दूसरा तरीका था कि यहां पे जो फार्मर्स थे वो पैसा जो है वो मुगल एम्पायर को, दैट इज किंग को देंगे। तो यहां पे 2 तरीके हो गए, या तो आप टैक्सेस ले लो और यहां पे ट्रिब्यूट्स ले लो। ये काफी इंपॉर्टेंट सोर्सेज होते थे पैसे को जनरेट करने के। अब मुगल एम्पायर जो थी वहां पे क्या होता था, किंग्स होते थे, उनके बीच में होते थे जमींदार, और यहां पे बेसिकली किंग्स और उसके गवर्नर्स होंगे, एंड देन होते थे छोटे छोटे फार्मर्स। ठीक है, अब जमींदार में कौन कौन आता था, जमींदार में लोकल हेडमैन भी आ जाते थे, जो पावरफुल विलेजर्स होते थे, चीफटेन्स होते थे, वो आते थे। ये फार्मर सारा का सारा पैसा देते थे जमींदार को, और जमींदार इसे आगे जो सूबेदार गवर्नर्स हुआ करते थे, मिलिट्री चीफ हुआ करते थे, उनको सबमिट कर देते थे, और वो पूरा का पूरा किंग की ट्रेजरी में आ जाता था। तो यहां पे जो दोनों स्टेटमेंट्स आपकी हो जाती है वो करेक्ट हो जाती है। सी विल बी द करेक्ट आंसर। चलिए, तो कुछ इस तरीके से उनकी इकोनॉमी चलती थी, जैसे मैंने आपको एक दृश्य में दिखाया है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। पूछा गया हु वाज अकबर्स रेवेन्यू मिनिस्टर हु कैरिड आउट क्रॉप सर्वे। तो अकबर के कौन से रेवेन्यू मिनिस्टर थे जिन्होंने क्रॉप सर्वे करे थे, क्या वो तोदरमल थे, क्या वो जगत सेठ थे, मीर साहिब थे, या फिर नन ऑफ द अबव, इनमें से कोई भी नहीं थे। सोचिए फिर डिस्कस करते हैं। चलिए, तो अकबर के जो मिनिस्टर थे उनका नाम था तोदरमल। ए इज द करेक्ट आंसर, जिन्होंने केयरफुली सर्वे करे थे क्रॉप यील्ड्स के, कि मान लीजिए इतने सारे खेत हैं, तो ये जो खेत हैं क्या क्या इनका साइजेस हैं, क्या क्या चीजें उगाई जाती हैं, कहां से कितनी प्रोडक्टिविटी निकल के आती है, कहां पे कितना प्रोडक्शन किया जाता है, ताकि उसके रिस्पेक्टिव फिर टैक्सेस जो है वो लगाए जा सके। ठीक है, तो इस चीज को ध्यान रखिएगा। चलिए, तो उस टाइम पे था क्या, बेसिकली पूरा का पूरा जो डिस्ट्रिक्ट हुआ करता था, मान लीजिए डिस्ट्रिक्ट है, इसको अलग अलग सर्कल्स में डिवाइड किया हुआ था, और उस सर्कल के जो रेट्स थे वो यहां पे डिवाइड किए हुए थे, और इनके शेड्यूल भी बनाए हुए थे कि किस सर्कल के अंदर पेमेंट कब करनी होगी। तो शेड्यूल बनाया हुआ था, रेवेन्यू रेट्स बनाए हुए थे, और साथ में ही इस पूरे सिस्टम को कहा जाता था जब्त। एग्जाम में पूछा जा सकता है जब्त क्या होता था, तो ध्यान रखिएगा पूरा का पूरा प्रोविंस जो था दैट वाज डिवाइडेड इनटू वेरियस रेवेन्यू सर्कल्स, और उनके अपने शेड्यूल और रेवेन्यू रेट्स थे कि इस पर्टिकुलर सर्कल का रेवेन्यू रेट क्या होगा, दूसरे सर्कल का क्या होगा, तीसरे का क्या होगा, और चौथे का क्या होगा, और इनको कहा जाता था जब्त या फिर जब्त सिस्टम। चलिए, तो यहां पे अकबर के तोदरमल के बारे में हमने पढ़ा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। क्वेश्चन में थर्ड बात करता है कि 3 स्टेटमेंट्स दे रखे हैं, इनको कंसीडर करें और बताएं कौन सी स्टेटमेंट आपकी करेक्ट है, कौन सा कथन आपका सही है। अबुल फजल रोट अ 3 वॉल्यूम हिस्ट्री ऑफ अकबर रीन टाइटल अकबरनामा। तो अकबरनामा किसके द्वारा लिखी गई थी, अबुल फजल के द्वारा, और 3 वॉल्यूम के अंदर ये लिखी गई थी। हो सकता है फर्स्ट वॉल्यूम जो थी वो अकबर के एंसेस्टर से डील करती थी, ये भी हो सकता है, और सेकंड वॉल्यूम जो थी उसका नाम रखा गया था NA अकबरी। सोचिए फिर डिस्कस करते हैं। चलिए,
तो यहां पे अबुल फजल के बारे में पढ़ा जाए तो ये चीज कही जा सकती है कि 3 वॉल्यूम के अंदर पूरा का पूरा काम लिखा गया था अबुल फजल के द्वारा, और इसमें अकबर के बारे में पूरी चीजें बता रखी थी, जिसके बारे में लिखा गया था अकबरनामा, इसको टाइटल जो था वो दिया गया था। पहली जो वॉल्यूम थी डेफिनेटली उसमें एंसेस्ट्री के बारे में बताया गया था, तो जो अकबर के पूर्वज थे उनके बारे में बताया गया था, इनकी लीनेज कहां से स्टार्ट होती थी, तिमूर से आती थी, मंगोल से आती थी, इन सब चीजों के बारे में जो हम पहले ही डिस्कस कर चुके हैं बताया गया था पहली वॉल्यूम के अंदर। यहां पे जो सेकेंड वॉल्यूम थी उसमें अकबर के फादर, देखिए कौन थे सबसे पहले, बाबर, देन हुमायूं, देन अकबर। तो अकबर के फादर के बारे में, हुमायूं के बारे में बताया था कि कैसे उनको काफी साल एग्जाइल में बिताने पड़े और किस तरीके से अकबर को पावर के अंदर आना पड़ा, कि कैसे अकबर की फादर के डेथ के बाद उनको गद्दी को संभालना पड़ा, ये सब चीजें इसमें बताई गई थी। और तीसरी जो थी वो थी एन ए अकबरी, जिसमें अकबर के शासन के बारे में बताया गया था कि उनके शासन के अंदर एडमिनिस्ट्रेशन कैसे करी जाती थी, आर्मी का क्या हाल था, हाउस होल्ड्स किस तरीके के थे, और यहां पे इसके अलावा जो एम्पायर की ज्योग्राफी थी उसके बारे में भी काफी डिटेल दी गई थी। यहां पे रिच डिटेल जो थी ट्रेडिशन कल्चर को लेकर प्रोवाइड करी गई थी कि उस टाइम पे लोग किस तरीके के कल्चर को फॉलो करते थे, किस तरीके के कल्चर को प्रैक्टिस करते थे। मोस्ट इंटरेस्टिंग एस्पेक्ट जो था एन ए अकबरी का वो क्या था, थर्ड वॉल्यूम एन ए अकबरी का सबसे इंपॉर्टेंट चीज थी रिच स्टैटिस्टिकल डिटेल अबाउट थिंग्स, जैसे कि क्रॉप को लेकर या फिर यील्ड को लेकर, प्राइजेस, वेजेस, रेवेन्यू को लेकर डिटेल में स्टैटिस्टिकल डेटा जो था प्रोवाइड किया गया था, जैसे आजकल आपको इकोनॉमिक सर्वे के अंदर मिलता है। तो वो जो था थर्ड वॉल्यूम के अंदर मिला था, सेकंड में नहीं। आंसर क्या हो जाएगा, ए विल बी द करेक्ट आंसर। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। नेक्स्ट क्वेश्चन बात करता है, बेसिकली आपको पेयर्स दिए गए हैं, आपको मैच करना है कौन से पेयर किससे मैच होता है। बख्शीश जो थे क्या वो मिलिट्री पे मास्टर्स हुआ करते थे, हो सकता है। सेकंड, सदर किनको कहा जाता था, मिनिस्टर फॉर रिलीजियस पैट्रोनेज को, ये भी हो सकता है। फौजदार, मिलिट्री कमांडर, मे बी। कोतवाल, पुलिस कमांडर। देखिए टर्मिनोलॉजीज जो है आज के टाइम में बेशक यूज करी जाती हो, लेकिन पुराने टाइम में पुरानी टर्मिनोलॉजीज यूज करी जाती थी और एग्जाम में उन्हीं चीजों को टेस्ट किया जाता है कि पुरानी टर्मिनोलॉजीज आपको पता है कि नहीं पता है। सोचिए फिर डिस्कस करते हैं। चलिए देखिए तीसरा और चौथा तो काफी आसान है, इसको तो हम आज के टाइम पे भी यूज करते हैं। कोतवाल, पुलिस कमांडर, फौजदार, मिलिट्री कमांडर। मेन आपको फर्स्ट और सेकंड के बीच में पता होना चाहिए। अगर हम बख्शीश की बात करें सो मिलिट्री पे मास्टर्स को बख्शीश कहा जाता था और जो रिलीजियस पैट्रोनेज के मिनिस्टर होते थे उनको सदर कहा जाता था। तो चारों चीजें ठीक है, यहाँ पे आंसर हो जाएगा डी। जब भी एंशिएंट मिडिवल इंडिया से क्वेश्चन पूछे जाते हैं चांसेस काफी ज्यादा होते हैं कि इस तरीके की जो टर्मिनोलॉजीज होती हैं उसमें से क्वेश्चन बन के आपके सामने है, तो इनको आपको बिल्कुल ध्यान से पढ़ना है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 5 को देखते हैं। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। बेसिकली 3 स्टेटमेंट दिए और आपसे पूछा बताएं कौन सी स्टेटमेंट आपकी करेक्ट है, कौन सा कथन आपका सही है। पहली स्टेटमेंट कहती है मेहरुनिसा मैरिड द एम्परर जहांगीर इन 1611। तो यहां पे मेहरुनिसा ने जहांगीर से शादी करी 1611 के अंदर। शी रिसीव द टाइटल ऑफ कुत्सिया बेगम। कुत्सिया बेगम का टाइटल उनको दिया गया था। जहांगीर स्ट्रक सिल्वर कॉइन्स बेयरिंग हिज ओन टाइटल एंड क्वीन नूरजहां। नूरजहां का टाइटल और जहांगीर ने अपने आप को अपने कॉइन्स के ऊपर दिखाया था। तो एक साइड पे जहांगीर थे, दूसरी तरफ पे नूरजहां का टाइटल था। ऐसा सिक्कों के अंदर किया गया था। क्या ये सच है या फिर किसी और किंग ने ऐसा किया था, सोचिए फिर डिस्कस करते हैं। चलिए तो यहां पे मेहरुनिसा जो था इन्हीं को ही नूरजहां कहा जाता है, ध्यान रखिएगा। और इनकी शादी हुई थी जहांगीर से 1611 में। तो पहली स्टेटमेंट ठीक है। और यहां पे जहांगीर ने जो कॉइन्स है सिल्वर कॉइन्स उसके ऊपर इनका जो टाइटल था वो भी स्ट्रक करवाया था। तो तीसरी स्टेटमेंट भी ठीक है। लेकिन अगर बात करी जाए तीसरी स्टेटमेंट कहीं ना कहीं बताती है कि टाइटल तो नूरजहां था, कुत्सिया बेगम जो टाइटल था वो नहीं दिया गया था। तो सेकंड स्टेटमेंट आपकी इनकरेक्ट हो जाती है। ये आपके लिए एक होमवर्क है, बताइएगा मुझे, चाहे तो गूगल पे सर्च कर सकते हैं कुत्सिया बेगम का जो टाइटल है वो किसको दिया गया था। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर, विच इज क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 जो है पूछ रहा है व्हाट वाज मकतब खाना ड्यूरिंग द रीन ऑफ अकबर। जो मैंने आपको पीडीएफ नोट्स दिए हैं या फिर आपने जो मेरे लेक्चर देखे एनसीईआरटी के, वहां पर भी मैंने आपको जो रीन है अकबर की उसके बारे में थोड़ी सी इंफॉर्मेशन दी थी और मैं चाहता था कि आप इस क्वेश्चन को करें। तो यहां पे मकतब खाना क्या प्रेयर हॉल्स हुआ करते थे, रहने की जगह हुआ करती थी, मिलिट्री हाउसेस हुआ करते थे या फिर ट्रांसलेशन हाउसेस हुआ करते थे, सोचिए फिर डिस्कस करते हैं। चलिए तो मैंने आपको बेसिक नॉलेज में ये बताया था कि अकबर जो थे, लास्ट टाइम भी बताया था, उन्होंने काफी सारे ऐसे लोग रखे हुए थे जो कि क्या करते थे, बेसिकली जितने भी रिलीजन है उनकी बेस्ट प्रैक्टिसेस जो होती थी उनके बारे में अकबर से बातचीत किया करते थे। अकबर चाहते थे कि जितने भी रिलीजन है उनकी बेस्ट प्रैक्टिसेस मुझे पता चले, और ये कैसे होगा जब उनका टेक्स्ट जो है वो मेरी अंडरस्टैंडिंग वाली लैंग्वेज के अंदर मुझे पता चलेगा। तो अकबर कमीशन द ट्रांसलेशन ऑफ मेनी संस्कृत वर्क इनटू पर्शियन। तो काफी सारी चीजें जो संस्कृत में लिखी गई थी उनको पर्शियन के अंदर
ट्रांसलेट करवाया गया। और ये चीजें होती थी मकतब खाना के अंदर, जो कि ट्रांसलेशन हाउस था या फिर कहीं ट्रांसलेशन ब्यूरो था। ये एस्टैब्लिश किया गया था फतेहपुर सीकरी के अंदर। ये भी पूछा जा सकता है मकतब खाना कहां पे एस्टैब्लिश करे गए थे। तो जैसे जैसे महाभारत हो गया, रामायण हो गया, ऐसे इंपॉर्टेंट वर्क जो थे उनको संस्कृत से ट्रांसलेट कराया गया था पर्शियन के अंदर। ध्यान रखिएगा, ये चीज भी पूछी जा सकती है। आंसर क्या हो जाएगा? डी विल बी द करेक्ट आंसर। कुछ इस तरीके से काम चलता था मकतब खाना के अंदर। जो ओरिजिनल टेक्स्ट होता था उसको लिया जाता था और फिर उसके अंदर ट्रांसलेशन जो होती थी वो स्टार्ट करी जाती थी कि किस तरीके से पूरे टेक्स्ट को एक्यूरेट तरीके से ट्रांसलेट जो है पर्शियन के अंदर किया जा सकता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 7 पूछता है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज और आर इनकरेक्ट अबाउट कुतुब मीनार। कुतुब मीनार के ऊपर यहां पे स्टेटमेंट्स दिए 3 और आपसे पूछा कि बताएं इनकरेक्ट स्टेटमेंट कौन सी है, गलत स्टेटमेंट कौन सी है। पहली स्टेटमेंट कहती है जो कुतुब मीनार है इसकी जो पहली फ्लोर बनाई गई थी वो इल्तुतमिश के द्वारा बनाई गई थी। हो सकता है रेस्ट 4 फ्लोर्स वर क्रिएटेड बाय कुतुबुद्दीन ऐबक। बाकी 4 फ्लोर्स जो थी वो कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा बनाई गई थी। तो इट मींस दे आर सेइंग कि एक तो आपने बनाई इल्तुतमिश ने और बाकी उसके ऊपर जो 4 बनाई वो बनाई कुतुबुद्दीन ऐबक ने। हो सकता है इट वॉज रिपेयर्ड बाय लोधी। तो टाइम टू टाइम इसकी जो रिपेयरिंग का काम करवाया गया था वो लोधी के द्वारा कराया गया था। सोचिए फिर डिस्कस करते हैं इसके बारे में। चलिए, तो सबसे पहले तो ये जानिए जो कुतुब मीनार है ये 5 स्टोरी हाई बिल्डिंग है। ठीक है, 5 स्टोरी का है, तो ये तो बात ठीक होगी। 1 और 4 का जो डिफरेंस इन्होंने किया है, एक बाइफर्केशन किया है, वो तो बिल्कुल करेक्ट है। लेकिन जो पहली फ्लोर थी, फर्स्ट फ्लोर, जो बेस था वो बनाया था कुतुबुद्दीन ऐबक ने। और वैसे भी देखिए क्योंकि कुतुबुद्दीन ऐबक ने बनाया था या उसने बनवाया था तो इसी वजह से उन्हीं के नाम पर जो आपका कुतुब मीनार है उनका नाम पड़ा। अगर इल्तुतमिश ने ही उसकी फाउंडेशन रखी होती तो हो सकता है वो अपने नाम से मिलता जुलता नाम इस पर्टिकुलर जो आपका स्ट्रक्चर है उसका नाम रखते। लेकिन क्योंकि कुतुबुद्दीन ऐबक ने शुरुआत करी थी, जो नाम पड़ा उनके नाम पे पड़ा। फिर एक फ्लोर बनाने के बाद जो रेस्ट है बाकी की 4 फ्लोर्स वो इल्तुतमिश के द्वारा बनाई गई। और ओवर द इयर्स जैसे जैसे नए नए किंग्स आते रहे होंगे तो इस स्ट्रक्चर के अंदर रिपेयरिंग जो है उसकी भी जरूरत पड़ी होगी। काफी डैमेज हुआ होगा अर्थक्वेक की वजह से, लाइटनिंग की वजह से या फिर फ्लडिंग की वजह से। तो यहाँ पे अलाउद्दीन खिलजी से लेके मोहम्मद बिन तुगलक तक, फिरोज शाह से लेके इब्राहिम लोदी तक सबने इसकी रिपेयरिंग का काम जो है वो कराया। पहली और दूसरी स्टेटमेंट मैंने आपको इंटरचेंज करके दी थी तो इस वजह से वो इनकरेक्ट हो जाती है। आंसर हो जाएगा आपका सी। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। नेक्स्ट क्वेश्चन बात करता है ट्रेबिएटेड स्टाइल के बारे में। पूछा गया कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट ट्रेबिएटेड स्टाइल। क्या होता है ट्रेबिएटेड स्टाइल? पूछा गया कौन सी स्टेटमेंट इसको लेकर करेक्ट है। पहली कहती है इसमें रूफ्स होती हैं, डोर्स होती हैं, विंडोज होती हैं दैट वाज स्टिल मेड बाय प्लेसिंग अ हॉरिजॉन्टल बीम अक्रॉस द 2 वर्टिकल कॉलम्स। तो इसमें 2 वर्टिकल कॉलम्स होती हैं और उसके अंदर एक हॉरिजॉन्टल बीम जो होती है वो डाली जाती है। हो सकता है इसे कोर बेल्ट स्टाइल भी कहा जाता है। हो सकता है देन ट्राइबिएट स्टाइल वाज यूज्ड इन कंस्ट्रक्शन ऑफ टेम्पल्स, मॉस्क्स एंड टूम्स। तो यहां पे टेम्पल्स को बनाने में, मॉस्क्स को बनाने में और जो टूम्स होती हैं उनको बनाने में भी इसका इस्तेमाल किया गया था। सोचिए फिर डिस्कस करते हैं। चलिए ट्राइबिएट स्टाइल में देख लीजिए, इसमें देखिए यहां पे आपको हॉरिजॉन्टल कॉलम दिख रहा है, ऊपर एक दिस इज द हॉरिजॉन्टल कॉलम और यहाँ पे 2 वर्टिकल कॉलम जो उसको सपोर्ट दे रहे हैं और फिर बीच में आपने डिजाइनिंग करी गई जैसे कि आप यहां पर भी देख सकते हैं। सो दिस इज द हॉरिजॉन्टल वन और फिर 2 वर्टिकल कॉलम्स यहां पे दिख रहे हैं। तो इस तरीके का सिस्टम होता था ट्रेबिएट स्टाइल, जिसे कोरबेल्ट स्टाइल भी कहा जाता था। तो पहली और दूसरी स्टेटमेंट बिल्कुल ठीक हो जाती है। क्या इसका इस्तेमाल जो था वो मंदिर को बनाने में, मस्जिद को बनाने में, मकबरों को बनाने में किया गया? तो यस, तीनों ही जगह पे इसका इस्तेमाल किया गया। तो आंसर आपका क्या हो जाएगा? सी विल बी द करेक्ट आंसर। चलिए, तो ये जो इमेजेस है काफी इंपॉर्टेंट है ताकि आपको चीजें याद रहें, बिल्कुल ध्यान से देखिएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। 3 स्टेटमेंट देके पूछा कि बताएं कौन सी स्टेटमेंट आपकी करेक्ट है। पहली स्टेटमेंट कहती है लाइमस्टोन सीमेंट वाज इंक्रीजिंगली यूज्ड इन कंस्ट्रक्शन। तो इस पर्टिकुलर सीमेंट का यूज किया जाता था ज्यादा से ज्यादा कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी के अंदर। हो सकता है दिस वाज वेरी हाई क्वालिटी सीमेंट विच व्हेन मिक्स्ड विद स्टोन चिप्स हार्डन्ड इनटू कंक्रीट। तो इसमें क्या होता था, जब इसको मिक्स किया जाता था, इस सीमेंट को जब आप मिक्स करते थे स्टोन चिप्स के साथ तो वो कंक्रीट जैसा बन जाता था, उसकी जैसी शेप ले लेता था और उसके जैसा हार्ड हो जाता था। हो सकता है देन दिस मेड कंस्ट्रक्शन ऑफ लार्ज स्ट्रक्चर इजियर एंड फास्टर। इसी चीज की वजह से जो लार्ज स्ट्रक्चर थे उनका जो कंस्ट्रक्शन था वो इजियर हो गया और जल्दी ही वो पूरा होने लगा। सोचिए। चलिए, तो कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज में अगर हम पुराने टाइम की, मिडिवल टाइम की बात करें तो यस, लाइमस्टोन का यूज किया जाता था और ये हाई क्वालिटी सीमेंट होता था जिसमें जब स्टोन चिप्स डाल देते थे, जो स्टोन का आप छील के उसको डाल देते हैं तो उससे ये कंक्रीट जैसा रूप ले लेता था। तो पहली दोनों स्टेटमेंट आपकी करेक्ट हो जाती है और इसी की वजह से जो आपके स्ट्रक्चर बनते थे वो फास्टर बनते थे और इजियर, आसानी से बन जाते थे और काफी स्ट्रांग भी बनते थे। तो तीनों स्टेटमेंट ठीक होने की वजह से आंसर हो जाएगा डी।
क्वेश्चन नंबर 10 पे चलते हैं। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट चारबाग। चारबाग के ऊपर आपको स्टेटमेंट दिया, आपको बताना है कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है, कौन सा कथन सही है। यहां पे थोड़ा सा कंट्रोवर्शियल टॉपिक है, बिकॉज अलग अलग सोर्सेज के अंदर इसके बारे में अलग अलग इन्फॉर्मेशन दे रखी है और मैं आपको बताऊंगा कि करेक्ट इन्फॉर्मेशन एज पर एनसीईआरटी क्या है। ठीक है, तो पहली स्टेटमेंट कहती है दे वर स्टार्टेड बाय अकबर। अकबर के द्वारा इनको शुरू किया गया था। शाहजहां क्रिएटेड चारबाग इन कश्मीर। शाहजहां ने जो चारबाग है उसे कश्मीर में भी बनाया था। सोचिए, चलिए तो यहां पे देखिए, अगर आप वेरियस वेबसाइट्स पे देखेंगे तो आपको यहां पे बताया जाएगा कि चारबाग की शुरुआत करी गई थी शाहजहां के द्वारा, लेकिन एनसीईआरटी जो है वो आपको बताती है 7th क्लास की एनसीईआरटी कि दे वर बिगिनिंग विद अकबर। तो ये अकबर के टाइम से ही शुरू हो गए थे और अकबर ने इन्हें बनवाना शुरू किया था। बाद में इनके बाद शाहजहां ने भी इसे कंटिन्यू रखा था। तो यस, यहां पे शाहजहां क्रिएटेड चारबाग इन कश्मीर, बिल्कुल ठीक है। अकबर ने इन्हें बनवाना स्टार्ट किया था, तो ये भी बिल्कुल ठीक है। आंसर हो जाएगा सी। तो यहां पे कुछ लोगों को लग सकता है कि शाहजहां ने बनाना शुरू किया था इसको, एज पर द सोर्सेज, जैसे कि वेरियस वेबसाइट्स के अंदर दिया गया है, लेकिन हम एनसीईआरटी को यहां पे कंसीडर करेंगे, गवर्नमेंट सोर्सेज को कंसीडर करेंगे और वहां पर मेंशन किया है कि अकबर ने इन्हें बनवाना शुरू किया था। तो आंसर हो जाएगा आपका सी। दिखते कैसे हैं एक बार मैं आपको दिखा देता हूं, कुछ इस तरीके से दिखते हैं। बट जो उसके सामने के जो गार्डन्स होते हैं चारबाग में, यही होता है कि इट इज डिवाइडेड इनटू 4 पार्ट्स। तो 4 पार्ट्स के अंदर ये डिवाइड होता है। तो बेसिकली यहां पे 1 2 3 4 4 तरीके के बाग जो हैं यहां पे बन जाते हैं। तो दिस इज कॉल्ड द चारबाग टेक्निक, जो कि आपको ताजमहल के अंदर भी देखने को मिलती है। तो इस चीज का ध्यान रखिएगा। चारबाग के बारे में अकबर ने शुरू करा था और आगे कश्मीर के अंदर शाहजहां ने भी बनवाए थे। अब 2 मिनट के अंदर हम इसे रिवाइज करेंगे। तो क्वेश्चंस जो हमने शुरू करे थे मैं आपसे पूछूंगा यहाँ पे, आप प्लीज इसका आंसर जो है अपने माइंड में इसे रिमाइंड करने की कोशिश करिएगा। फॉर एग्जांपल, हमने देखा था कि जो सबसे इंपॉर्टेंट जो टैक्सेस थे वो एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट रेवेन्यू सोर्स था और फार्मर्स इनको लिया जाता था। फार्मर्स किसको देते थे? फार्मर्स देते थे जमींदार को, जो कि चीफटेन्स भी हो सकते थे या लोकल हेडमैन भी हो सकते थे। देन इसके बाद हमारा डिस्कशन जो हुआ था वो हुआ था अकबर रेवेन्यू मिनिस्टर के बारे में। क्या नाम था, जल्दी से बताएं, सोचिए इसके बारे में। तोदरमल, इन्होंने क्या किया था, पूरी क्रॉप यील्ड, पूरा क्रॉप सर्वे करा गया था और पूरे एरिया को, प्रोविंस को ही वेरियस सर्कल्स के अंदर डिवाइड किया गया था और उस हिसाब से उनके जो रेट्स थे वो भी डिफाइन करे गए थे ताकि पूरे सिस्टम के अंदर पैसा इकट्ठा किया जा सके। इसको नाम क्या दिया गया था इस रेवेन्यू सिस्टम को? इसको कहा गया था जब्त। ध्यान रखिएगा। देन नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर हमने डिस्कशन किया था अबुल फजल के बारे में। 3 यहां पे वॉल्यूम लिखी गई थी, जल्दी से बताएं। पहली वॉल्यूम किसके ऊपर थी? फर्स्ट वॉल्यूम जो थी वो एंसेस्टर के ऊपर थी। सेकंड किसके ऊपर थी? हुमायूं के ऊपर थी और बताया गया था कि अकबर रीन के अंदर पावर के अंदर कैसे है। तीसरी किसके बारे में थी? तीसरी NA अकबरी थी, जिसमें कि स्टैटिस्टिकल डेटा तो दिया ही गया था, साथ में ही अकबर का एडमिनिस्ट्रेशन कैसे था, अकबर के वहां पे लोग किस तरीके से रहते थे, आर्मी कैसे था, रेवेन्यू कैसे चलता था, ज्योग्राफी कैसी थी, इन सब चीजों के बारे में इंफॉर्मेशन जो थी वो दी गई थी। किसके अंदर? NA अकबरी के अंदर। सबसे इंपॉर्टेंट जो है बुक मानी जाती है। चलिए, फिर हमने डिस्कशन किया था वेरियस पोस्ट के बारे में। तो बख्शीश जो थे मिलिट्री पे मास्टर हुआ करते थे। सदर किसको कहा जाता था? जल्दी से सोच के बताइए बिना देखे। मिनिस्टर ऑफ रिलीजियस पैट्रोनेज। उसी तरीके से फौजदार और कोतवाल के बारे में भी हमने यहां पर जाना था। देन वी डिस्कस्ड अबाउट नूरजहां, जिनका नाम था मेहरुनिसा। उनकी जो शादी हुई थी एम्परर जहांगीर से 1611 में हुई थी और उनको नूरजहां का टाइटल दिया गया था। कॉइन्स के ऊपर भी उनके टाइटल को मेंशन किया गया था। कुदसिया बेगम किसको कहा जाता है? ये जरूर मुझे बताइएगा टेलीग्राम करके। नेक्स्ट हमारा डिस्कशन जो हुआ था वो था रीन ऑफ अकबर के बारे में। तो मकतब खाना क्या होते थे? बेसिकली अकबर चाहते थे सभी रिलीजन का बेस्ट टेक्स्ट जो है वो मुझे पढ़ने को मिले और इस वजह से ट्रांसलेशन हाउस बना के रखे थे। वहां पे लोग जो थे ट्रांसलेशन करते थे बेस्ट ऑफ संस्कृत वर्क, जैसे कि महाभारत हुआ, रामायण हुआ, लीलावती हुआ, देन योग वशिष्ठ हुआ, इन सबको ट्रांसलेट का काम वहां पे किया जाता था। देन हमने देखा था कुतुब मीनार के बारे में। मैंने आपको बताया था 5 फ्लोर्स हैं। तो पहली फ्लोर जो थी शुरुआत करी थी कुतुबुद्दीन ऐबक ने। देन बाकी की जो 4 थी वो थी इल्तुतमिश के द्वारा बनवाई गई थी। टाइम टू टाइम जो रिपेयर का काम था वो लोधी से लेकर खिलजी तक, तुगलक से लेकर फिरोज शाह तुगलक तक यहां पे सबने किया था। चलिए, नेक्स्ट वी डिस्कस्ड अबाउट ट्रेबिएटेड स्टाइल के बारे में। तो यहां पे ट्रेबिएटेड स्टाइल में मैंने आपको एक फोटो दिखाई थी। 2 वर्टिकल बीम्स होती हैं, एक हॉरिजॉन्टल बीम उसके ऊपर रखी जाती है, फिर ये स्ट्रक्चर क्रिएट किया जाता है। मॉस्क्स, टेम्पल्स, टूम्स, सभी चीजें इससे बनाई गई थी। इसे कोर बेल्ट स्टाइल के तौर पे भी जाना जाता है। ये जो दूसरा नाम है एग्जाम में पूछा जा सकता है, इसके बारे में ध्यान रखिएगा। देन वी डिस्कस्ड अबाउट लाइमस्टोन, जो कि बेसिकली इसके अंदर जब स्टोन के चिप्स मिला दिए जाते थे तो ये इतना हार्ड हो जाता था कि कंक्रीट जैसा काम करता था। पूरा स्ट्रक्चर, एक स्ट्रॉन्ग स्ट्रक्चर बनाना इस लाइमस्टोन सीमेंट की वजह से ही काफी आसान हो गया और काफी सारी कंस्ट्रक्शन के अंदर लाइमस्टोन सीमेंट को यूज किया जाता था इसकी स्ट्रेंथ के लिए भी।
फाइनली हमने डिस्कशन किया था चार बाग के बारे में। चार बाग के अंदर मैंने आपको बताया था कि काफी सारे सोर्सेज शाहजहां मेंशन करते हैं, अकबर का नाम दिया गया एनसीईआरटी के अंदर, तो अब जो एनसीईआरटी में दिया गया वही मानिएगा। शाहजहां ने इवन दो कश्मीर के अंदर चार बाग जरूर बनाए थे, तो इसके लिए वो जाने जाते थे। चार बाग आपको जो ताजमहल है उनके सामने भी दिख जाएंगे, और वैसे जो पूरे के पूरे गार्डन होता था उसको चार भागों में डिवाइड किया जाता था। तो यहाँ पे कई बार पानी जो होता था वो भी चल रहा होता था, जैसे कि ताजमहल के केस में आप देखेंगे। अदरवाइज आप यहाँ देख सकते हैं चार पार्ट्स में ये जो बाग है पूरा डिवाइड हो गया, इसी वजह से इसे चार बाग कहा जाता है। तो सिंपल सा इसका एक लॉजिक है। तो यहाँ पे हमारा जो रिवीजन है वो भी कंप्लीट होती है, और मार्क्स अगर आपने 6 या 6 से स्कोर ज्यादा किया है देन कॉन्ग्रेचुलेशन, यू आर इन द सेफ जोन। लेस देन अगर आपका स्कोर है 6 से, तो जो क्विजेस दिए गए उसको प्रैक्टिस करिएगा, मल्टीपल टाइम्स प्रैक्टिस करिएगा, और वीडियो चाहे दोबारा ना भी देखें, क्विजेस जो है मल्टीपल टाइम प्रैक्टिस करना जरूरी है, उससे कम टाइम में आपकी रिविजन हो जाती है। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस लेक्चर, आई विल सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर, हैव अ नाइस डे।